हे स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका केमिस्ट्री क्विंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। और जैसे कि आपको पता है कि हमने क्लास 9th के जर्नी इनसाइड द एटम को ऑप्ट किया था, जिसके अंदर हम अभी तक 2 पार्ट्स को कंप्लीट कर चुके थे। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने पढ़ा था कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट और सेकंड पार्ट के अंदर हमने प्लम पुडिंग मॉडल एंड रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को कवर किया था। और जब हमने वो एक्सपेरिमेंट को खत्म किया था तो मैंने लास्ट टाइम पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे। फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर थिन फॉइल का क्यों यूज किया, थिक का क्यों नहीं यूज किया। तो इसका आंसर मैं आपको देने के लिए जा रही हूँ कि रदरफोर्ड ने थिन बॉइल्ड फॉइल का इसलिए यूज किया था ताकि जो वो रेज थी, अल्फा रेज आपकी निकल रही थी, वो उसी के अंदर जाकर स्टक ना हो जाए। मान लो अगर वो थिक शीट का यूज करता तो उसको पता ही नहीं चल पाता कि कितनी रेज आपकी निकल रही है, उसी के अंदर वो स्टक ना रह जाए, इसलिए उसने किस फॉइल का यूज किया था, थिन फॉइल का यूज किया था। और सेकंड नंबर पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि रदरफोर्ड को कैसे पता चला कि जो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि रदरफोर्ड के मॉडल को प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम के नाम से भी जाना जाता है। बिकॉज होता क्या है, यहाँ पर मैं अगर आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, देखिए ये वाली होता क्या है, अगर ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और ऊपर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। बिकॉज इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और हमारे सेंटर में कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इन दोनों के बीच में कैसा अट्रैक्शन है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आपका सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब Fe किसके बराबर आ जाता है, Fc के बराबर आ जाता है। उसको ये आइडिया कहां से मिला, उसको ये आइडिया यहां से मिला कि जैसे ही सन के चारों तरफ कौन मूव करते हैं, हमारे प्लैनेट्स मूव करते हैं। प्लैनेट्स और सन के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो कि वो ही किसको कन्वर्ट कर देता है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो प्लैनेट्स हैं वो सन के साइड क्या करते हैं, सन के चारों तरफ क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। इसी तरीके से जो न्यूक्लियस के ऊपर, न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन रोटेट करेगा, हमारे इलेक्ट्रॉन रोटेट करेंगे। और उसको वो फोर्स कहां से मिल रहा है, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां पर कन्वर्ट हो रहा है, हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये इन 2 क्वेश्चन के आंसर थे जो कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपसे पूछे थे। तो चलिए आज के लेक्चर को हम शुरू करते हैं। हमने कहां पर कंप्लीट किया था, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बोहर्स का मॉडल। और उससे पहले हम अपना सेकंड सब एटॉमिक पार्टिकल पढ़ लेते हैं, क्या, प्रोटॉन। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे प्रोटॉन। देखिए हम आ गए हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। जैसे कि आप जानते हैं रदरफोर्ड ने अपने बारे में बताया था। यहाँ पे रदरफोर्ड ने क्या बोला था, द सेंटर ऑफ एन एटम ठीक है, सेंटर ऑफ एन एटम पर ही क्या है, ऑल मास। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सारा का सारा क्या है, ऑल मास हैज, ऑल मास ऑफ ए एटम। एटम का सारा मास कहां पर है, सेंटर में है। और उसने इसी को क्या बोल दिया था, न्यूक्लियस। ठीक है, यहीं से डिस्कवरी हुई किसकी, हमारे प्रोटॉन की। कि प्रोटॉन हमारा किसको बोला, ये हमारा सेकंड सब एटॉमिक पार्टिकल है, जो कि कहां पर पाया जाता है, हमारे न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, जिसका क्या नाम दिया, प्रोटॉन दिया। ठीक है, तो यहां से इसकी डिस्कवरी हुई। प्रोटॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में काफी भारी होता है। ठीक है, अगर मैं कुछ बात करती हूँ तो फर्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं, प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, द मास ऑफ प्रोटॉन the mass of a proton is 2000 times more than electron।
इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में प्रोटॉन का मास 2000 गुना ज्यादा होता है। और हम कह सकते हैं फॉर ए न्यूट्रल एटम, किसी न्यूट्रल एटम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। अगर हम इसके मास की बात करते हैं, ठीक है, इसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज आता है? 1.6 मल्टीप्लाई में 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम, यहां पर प्लस का चार्ज आता है। ठीक है, आ रही है बात सभी को? इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? -1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम। ये तो आप जानते हैं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है और एटम के अंदर प्रोटॉन होता है। दोनों के अंदर चार्ज में डिफरेंस आता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कंपैरिजन में बिल्कुल नेग्लिजिबल मास होता है। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और प्रोटॉन सेंटर में होता है। सभी को क्लियर है? और किसी भी न्यूट्रल एटम के लिए प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर है? इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर है। तो ये हमने कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट पढ़ लिए हमारे प्रोटॉन के। आइए चलते हैं बोह्र्स का एटॉमिक मॉडल, जो कि बहुत रिवोल्यूशनरी मॉडल है, जिसने एटॉमिक मॉडल के अंदर एक जान डाल दी, जिसने ये बता दिया कि एटॉमिक मॉडल वाक्य में कैसे दिखता है। क्योंकि रदरफोर्ड जो हमारे साइंटिस्ट थे वो अनेबल हो गए एक्सप्लेन करने में स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। तो अगर हम बात करते हैं एटम की स्टेबिलिटी को, एटम की स्टेबिलिटी को सबसे पहले डिफाइन किसने किया? नील्स बोर ने डिफाइन किया। कब डिफाइन किया? 1930 के अंदर डिफाइन किया। क्योंकि हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई द एटम आर स्टेबल, एटम स्टेबल क्यों है? हाउ द एटम आर स्टेबल, एटम स्टेबल कैसे है? क्योंकि रदरफोर्ड इस पॉइंट को बता नहीं पाए, तो इसके ऊपर काम किसने किया था? हमारे नील्स बोर ने किया था। तो आइए चलते हैं, नील्स बोर के कुछ पोस्टुलेट है जिसको हम वन बाय वन करके पढ़ने वाले हैं। आइए इसके फर्स्ट पोस्टुलेट को लिखते हैं। क्या? इलेक्ट्रॉन डू नॉट मूव randomly around the nucleus, around the nucleus। फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स कभी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे रेंडमली नहीं घूमता, जैसे कि वो बोल रहा था, हमारे रदरफोर्ड बोल रहे थे, बट it follow a fixed circular path, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। वो किसमें मूव करते हैं? वो एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? ठीक है, इन्हीं फिक्स्ड शेल को क्या बोलते हैं? ठीक है, इन्हीं फिक्स्ड शेल को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेशनरी ऑर्बिट्स। क्या बोलते हैं? स्टेशनरी ऑर्बिट्स। क्या बोलते हैं? स्टेशनरी ऑर्बिट्स। इन्हीं फिक्स्ड शेल को क्या बोलते हैं? स्टेशनरी ऑर्बिट। क्लियर है सभी को? या फिर इनको क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल्स। क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल, या फिर क्या बोलते हैं? शेल। शेल बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है, स्टेशनरी ऑर्बिट बोल सकते हैं, एनर्जी लेवल बोल सकते हैं। क्लियर है सभी को? फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ रेंडमली मूव नहीं करते, बल्कि एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। उसी सर्कुलर शेल को इन्होंने क्या नाम दिया? स्टेशनरी ऑर्बिट, एनर्जी लेवल या फिर शेल इनको नाम दिया। हर शेल के अंदर, इन ईच शेल, ठीक है, इन ईच शेल, इन ईच शेल electron has
definite amount of energy. Electron has definite amount of energy. हर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी है। क्या है, हर शेल के पास इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी है। दैट्स व्हाई इनकी शेल को क्या बोला गया, एनर्जी लेवल्स। क्या बोला गया, एनर्जी लेवल। इसका कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे है, जैसे कि मान लो आप एक क्लासरूम में जाते हो और ऐसे समझना कि बीच में आपकी क्लास टीचर खड़ी है, जैसे कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, और मुझे इस क्लास के अंदर स्टूडेंट्स को फिल करना है। तो मैंने आप लोगों के ऊपर एक कंडीशन लगा दी कि मेरी क्लास में वही बैठेगा जिसके चाहे तो 10 मार्क्स होंगे, चाहे 20 मार्क्स होंगे, चाहे 30 मार्क्स होंगे, चाहे 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ना तो 11 वाला बैठेगा और ना ही 99 वाला बैठेगा। तो मतलब उसने कंडीशन लगाई है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऐसे ही रैंडमली मूव नहीं करेंगे, वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर मूव करेंगे, और जो फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर मूव करे तो इलेक्ट्रॉन के पास वहां पर फिक्स्ड एनर्जी होगी। इस कंडीशन को बोलते हैं स्टूडेंट्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, और ये आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। मतलब प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड अमाउंट, कोई चीज फिक्स्ड अमाउंट में जब प्रेजेंट होती है तो उसको बोलते हैं क्वांटाइज्ड कंडीशन। क्या बोलते हैं, क्वांटाइज्ड कंडीशन। फिर उसने सेकंड पॉइंट क्या बोला, थर्ड पॉइंट क्या बोला, देखिए फर्स्ट 2 पॉइंट हो गए, थर्ड द एनर्जी लेवल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कैसे, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। और आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, n इज इक्वल टू 1 को हम क्या बोलेंगे k, n इज इक्वल टू 2 को हम क्या बोलेंगे l, n इज इक्वल टू 3 को हम क्या बोलेंगे m। तो उसने फर्स्ट एनर्जी लेवल का नाम दिया l, सेकंड एनर्जी लेवल का नाम दिया m, थर्ड एनर्जी लेवल का नाम दिया n। मतलब जो न्यूक्लियस के सबसे पास है वो k शेल है, उसके बाद कौन है l शेल, उसके बाद कौन है m शेल, उसके बाद कौन है n, एंड सो ऑन। तो उसने ये नाम दिए। आइए फोर्थ पॉइंट पर चलते हैं। अगर हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व इन ओनली दोज अलाउड ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व इन ओनली दीज अलाउड fixed orbit, not in between them, not in between them। इलेक्ट्रॉन केवल इन्हीं फिक्स्ड अलाउड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकते हैं, इनके बीच में नहीं घूम सकते। समझ में आई बात? आप सिर्फ उन्हीं डेस्कों पे बैठ सकते हो। मान लो किसी का 10 नंबर है वो 10 वाले बैठेगा, 20 नंबर है वो 20 वाले बैठेगा। समझ में आई बात? तो ऐसे उनके बीच में नहीं आप बैठ सकते कहीं पर भी, ठीक है। व्हाइल रिवॉल्विंग, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, व्हाइल रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कैन नॉट लूज देयर एनर्जी और रेडिएशन। जब भी वो रिवॉल्व करते हैं तो वो अपनी एनर्जी या रेडिएशन को एमिट नहीं करते, रिवॉल्व करते वक्त एमिट नहीं करेंगे। आ रही है बात स्टूडेंट्स आपको समझ में? देखिए कुछ ऐसे आपको दिखाई देगा, ये बीच में आपका क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पर न्यूक्लियस, ये देख पा रहे हैं? ये इसकी कौन सी शेल है, ये वाली हमारी के शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, ठीक है, यहाँ पर ये फोर्थ शेल है। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से उन्होंने शेल का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। आइए समझते हैं आगे। फर्स्ट एनर्जी लेवल को क्या बोला, 5th नंबर पे, द फर्स्ट एनर्जी लेवल
द फर्स्ट एनर्जी लेवल को क्या बोला, के, और के को ही क्या बोला, एन, इज क्लोज टू द न्यूक्लियस। के शेल जो है वो सबसे ज्यादा न्यूक्लियस के क्लोज है, जैसे कि मैंने आपको यहां पर दिखाया था। देखिए हमारी फर्स्ट शेल है और ये सबसे पास किसके है, हमारे न्यूक्लियस के सबसे पास है। ठीक है, 6 पॉइंट देखिए क्या है, द एनर्जी ऑफ these shell increases as we far away from nucleus, as we far away from न्यूक्लियस। उसका कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, हमारे शेल के अंदर पड़े हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो जो शेल उसके पास है उसकी एनर्जी कम होगी। ऐसा आप समझ सकते हो जैसे कि मैं न्यूक्लियस हूं और जो बच्चा मेरे पास सबसे पहले नंबर पे बैठा हुआ है उसकी बहुत कम हिम्मत होगी मेरे से दूर भागने की, जबकि पूरा का पूरा होल यहाँ पर भरा हुआ है। तो जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होगा, जो लास्ट वाला एनर्जी लेवल होगा, मेरा अट्रैक्शन उसके इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा, कम होगा, तो वो इजीली क्लास से फुदक सकता है, वो इजीली क्लास से भाग सकता है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, सबसे ज्यादा होगी। समझ में आ रही है आपको बात? जो न्यूक्लियस के पास होगा उसकी एनर्जी कम होगी, जो न्यूक्लियस से दूर जाएगा उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आप ऐसे समझ सकते हैं इसको, जैसे जैसे शेल का नंबर बढ़ेगा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीजेज। इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर हम बात करते हैं एनर्जी लेवल की, ठीक है, तो K से ज्यादा किसकी है, L की, L से ज्यादा किसकी है, M की, और M से ज्यादा किसकी है, N की, एंड सो ऑन। तो ये एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। आ रही है बात समझ में? क्लियर है सभी को स्टूडेंट्स? ठीक है, आइए 7th पोस्टुलेट देखते हैं इसका। मैंने क्या बात बोली है कि जब जब इलेक्ट्रॉन किसी शेल में रिवॉल्व करता है, ना ही तो वो एनर्जी को गेन करता, ना ही लूज करता। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव, एक इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है टू अनदर शेल, टू अनदर शेल बाय absorbing and releasing energy। ठीक है, इज इक्वल टू द किसके बराबर है, इज इक्वल टू द डिफरेंस in the energy level, difference in the two energy level। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसका क्या मतलब है, मान लो ये वाला कलर लेते हैं। देखो मान लो ये एक न्यूक्लियस है, ये इसका फर्स्ट लेवल है और ये इसका सेकंड लेवल है, ठीक है, और ये इसका थर्ड लेवल है। ऐसे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, यहाँ पर ये इसका थर्ड लेवल है, ये इसका देखो n इज इक्वल टू 1 है, ये n इज इक्वल टू 2 है, और ये इज इक्वल टू 3। देखो एक इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पर है, मैं आपको दूसरे कलर से दिखाती हूँ। मान लो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, यहाँ पर है, और वो इस वाले शेल में जाना चाहता है। जब इलेक्ट्रॉन लोअर शेल से हाई शेल में जाएगा तो हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन, एनर्जी को गेन करेगा। देखो अगर वो लो शेल से हाई शेल में जाएगा तो वो एनर्जी को क्या करेगा,
एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा? एब्जॉर्ब। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्साइटेशन। क्या बोलते हैं? एक्साइटेशन। और ये बात समझ में, लो से हाई में जाएगा तो एनर्जी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। अब देखिए, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, थर्ड में है, थर्ड से वो सेकंड में आना चाहता है, थर्ड से वो सेकंड में, मतलब हाई से लो में आना चाहता है। इसका मतलब देखिए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन हाई लेवल से लो में आना चाहता है तो वो एनर्जी को क्या करेगा? एमिट करेगा। एनर्जी को क्या करेगा? रिलीज करेगा। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डी एक्साइटेशन। डी एक्साइटेशन। क्या बोलते हैं? डी एक्साइटेशन। आ रही है बात आपको समझ में? हाई से लो में आ रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है। देखिए, एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव अनदर शेल बाय एब्जॉर्बिंग, जब लो से हाई पे जाएगा, रिलीजिंग जब लो से हाई से लो पर आएगा। कितने रिलीज करेगा? जितना इनके बीच में गैप है। देखिए, जितना इनके बीच में गैप है, दो एनर्जी लेवल के बीच में जितनी एनर्जी का गैप होगा उतनी एनर्जी वो खाएगा और उतनी निकालेगा। आ रही है बात समझ में? दो एनर्जी लेवल के बीच में जितना गैप होगा, मान लो इनके बीच में 6 जूल एनर्जी का गैप है, मतलब 6 जूल एनर्जी का डिफरेंस है इन दोनों एनर्जी लेवल के बीच में। तो यहां से यहां पर इसको जाने के लिए 6 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, और यहां से यहां तक इसको आने के लिए 6 जूल एनर्जी इसको रिलीज करनी पड़ेगी। इसका ये मतलब है। आ रही है बात समझ में? तो ये इसके 7 पोस्टुलेट थे स्टूडेंट। बोलो, सबको आ रही है कि बात समझ में? आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये अपन का बोर्ड का मॉडल था। इसने इस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की कि एटम स्टेबल क्यों है। फर्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन डू नॉट मूव रेंडमली। रेंडमली मूव नहीं करते। ये कैसे मूव नहीं करते? रेंडमली मूव नहीं करते। कहां पर? अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ रेंडम, बट फॉलो ए फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। कैसा पाथ फॉलो करते हैं? फिक्स्ड। और इसी पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोलते हैं, एनर्जी लेवल बोलते हैं, और शेल बोलते हैं। यहीं पे जो रदरफोर्ड लैग कर गया, क्योंकि उसने एनर्जी की स्टेशनरी कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ बताया ही नहीं, और यहीं पर इसको नोबेल प्राइज मिला था। हर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन के पास क्या होती है? एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। क्या होती है? डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और उसने इसको किससे रिप्रेजेंट किया? KLMN शेल से रिप्रेजेंट किया। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली, जिनके पास कैसा है? फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे, ठीक है? उनके बीच में रिवॉल्व नहीं कर सकते। व्हाइल रिवॉल्विंग वो ना ही तो एनर्जी को लूज करेंगे और ना ही गेन करेंगे, ठीक है? आ रही बात समझ में? द एनर्जी, देखिए ये शेल नंबर के बढ़ने से एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ती है। आ रही बात समझ में? लास्ट पोस्टुलेट ये क्या था हमारा? ये वाला था। एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव टू द अनदर शेल बाय एब्जॉर्बिंग, अगर वो लो से हाई पे जाएगा, रिलीजिंग जब वो हाई से लो पर आएगा। किसके बराबर? डिफरेंस इन द टू एनर्जी लेवल। बोलो, सभी को बोहर का मॉडल समझ में आया क्या? ये 7 पोस्टुलेट ये बताते हैं कि बोहर ने अपने कैसे पोस्टुलेट दिए थे। होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है? इसके बाद इन्होंने कुछ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन की स्कीम दी थी कि एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है? आइए इसको समझते हैं। ईच शेल hold each shell hold only certain number of electron, only certain number of electron। और कितने होने चाहिए? the number of electron in a shell is maximum, कितने होंगे? 2n square, where n is equal to shell number। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल k के लिए
n की वैल्यू क्या आएगी 1, तो k में कितने आएंगे 2 मल्टीप्लाई में 1 का स्क्वायर कितने आएंगे 2। देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ ये, देखिए फर्स्ट शेल है k n कितने आएंगे 2, फिर कितने आएंगे 8, 18 और 32। तो अब इन्होंने ये बताया था कि किसी भी शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें लोअर एनर्जी को फिल करना है, फिर हायर एनर्जी को। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फिल लोअर एनर्जी लेवल्स, देन मूव फॉरवर्ड। उसके बाद क्या जाएंगे, हम आगे की तरफ जाएंगे। और ये सबको समझ में भाई, तो ये इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ रूल्स थे, आपको बस ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है 2n², और ये आप याद रखना n का मतलब क्या है शेल नंबर। यहां से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। स्टूडेंट्स क्लियर है सभी को? बोहर का मॉडल सबको समझ में आया? बोहर और ब्यूरी की स्कीम सबको समझ में आई? ठीक है, अब देखिए होता क्या है, अब क्या होता है, अब यहां पर क्या होता है, अब मैं आपको कुछ चीज बताती हूँ, देखना। यहां पर ये होता है, अगर हम कुछ बात करते हैं, एनसीईआरटी में एक कॉन्सेप्ट आपको दे रखा है थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी के नाम से। थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी के नाम से आपको गिवन दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो हम यहाँ पर वो डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, अब हमारी बात आती है क्या, व्हाट कंपोनेंट्स कंट्रीब्यूट टू द मास। यहाँ पर मास भी आएगा कि एटम के मास में कितने कंपोनेंट्स होते हैं। होता है क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करते हैं फॉर एन एग्जांपल, इसका क्या मतलब है कि मास किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। देखिए अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन एटम की, हाइड्रोजन एटम का जो मास है वो कितना है 1 है। कितना है 1 है। जबकि अगर हम हीलियम एटम पर आते हैं तो हीलियम एटम का जो मास है वो कितना निकल कर आता है 4 निकल कर आता है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के अंदर प्रोटॉन कितने हैं 1 है, और हीलियम एटम में प्रोटॉन कितने हैं 2 है। हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ी, जे थॉमसन ने करी। न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी, रदरफोर्ड ने करी। प्रोटॉन की भी हमने डिस्कवरी पढ़ी, उसके कौन थे साइंटिस्ट, अर्नेस्ट गोल्डस्टाइन, जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। अब हम देखते हैं एक और चीज थी। होता क्या है, ये साइंटिस्ट को देखकर बड़ी हैरानी की बात होती है कि हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 1 होता है, उसमें प्रोटॉन की संख्या 1 होती है। बट जैसे ही हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव करते हैं हीलियम पे, तो हीलियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 4 आ जाता है, जबकि प्रोटॉन की संख्या 2 है। तो इसका मतलब कि प्रोटॉन के अलावा भी कोई चीज और पाई जाती है हमारे न्यूक्लियस में, जिसकी वजह से हमारा मास निकल कर आता है। ऐसा क्यों, अब वो इस सोच में पड़ गए। तो इसी के साथ यहां से देयर इज समथिंग एडिशनल, उन्होंने क्या बोला, देयर इज ए सम एडिशनल कंपोनेंट along with proton, along with the proton, contribute to atomic mass, contribute to एटॉमिक मास। वो कहता है कि कोई और भी कंपोनेंट है प्रोटॉन के अलावा जो कि
एटॉमिक मास में कंट्रीब्यूशन देता है। वो कौन सा कंपोनेंट है? यहीं पर हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट आता है और वो क्या है? न्यूट्रॉन। कौन है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी भाई? जेम्स चैडविक ने की थी। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। आइए पढ़ते हैं क्या, ठीक है। देखिए, इन 1932 द प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड। अब ये प्रॉब्लम क्या हो गई? सॉल्व हो गई। किसने सॉल्व करी? एक साइंटिस्ट है हमारे, कौन? जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक नाम के साइंटिस्ट थे। कौन थे ये? स्टूडेंट थे किसके? नील्स बोर के। स्टूडेंट थे किसके? स्टूडेंट ऑफ बोहर। बोहर के स्टूडेंट थे कौन? जेम्स चैडविक। क्लियर है सभी को? इन्होंने क्या डिस्कवर किया? एक नया सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर्ड, a new subatomic particle whose mass equal to proton and charge is 0। ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल जिसका चार्ज कैसा था? 0 था और जिसका मास कैसा था? प्रोटॉन के समान था, ठीक है। और उसका क्या नाम दिया? न्यूट्रॉन। क्या बोला उसको? न्यूट्रॉन। ठीक है, आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहां पर हम लोग मास देखेंगे, चार्ज देखेंगे, किस किस का। यहाँ पर हम न्यूट्रॉन का देख लेते हैं साथ के साथ में, यहाँ पर प्रोटॉन का देख लेते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का भी देख लेते हैं, ठीक है। मास अगर बात करते हैं न्यूट्रॉन के, तो न्यूट्रॉन के मास कितना होता है? ठीक है, यहाँ पर जो न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास क्या होता है? बराबर होता है। देखो, मास ऑफ प्रोटॉन बराबर है किसके? मास ऑफ न्यूट्रॉन के। मास ऑफ प्रोटॉन बराबर है किसके? मास ऑफ न्यूट्रॉन के। और इसका कैसा होता है? नेग्लिजिबल मास होता है, ठीक है। चार्ज इसके ऊपर कितना होता है? 0। इसके ऊपर कितना होता है? +1। और इसके ऊपर कितना होता है? -1। क्लियर है स्टूडेंट सभी को यहाँ तक? हाँ जी भाई, क्लियर है। चलें आगे। तो हमारे तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल देखो डिस्कवर हो गए हैं। देखिए ये रे, ये हमारा बीच में क्या है? ये हमारा न्यूक्लियस है। देखिए आप यहाँ पर, ये देखिए, ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस है। ऐसे ये वाला कलर ले लेती हूँ। ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस। देखो इसमें न्यूट्रॉन है और यहाँ पर क्या है? प्रोटॉन है। और ये हमारे आउटर मोस्ट शेल में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। आ रही है बात समझ में? तो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ लिया बाय 3 साइंटिस्ट। क्लियर है सभी को यहाँ तक बातें? बोलो भाई, क्लियर है क्या सभी को? ठीक है, चले आगे आगे। अब समस्या क्या थी, जो कि मैं आपको यहाँ पर बता रही थी पहले, थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी। अब समस्या ये थी कि जो हमारे लाइटर एटम्स होते हैं, ठीक है, उसमें प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होती है। जैसे जैसे हम हैवियर एटम की तरफ मूव करते हैं तो वहां पर न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है, और जब हम और हैवियर एटम पर मूव करते हैं तो वहां पर न्यूट्रॉन की संख्या ऑलमोस्ट प्रोटॉन से ज्यादा डबल हो जाती है। तो आइए इसका रीजन समझते हैं। क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पर? क्यूरियोसिटी क्या होती है? क्यूरियोसिटी ये होती है कि अगर मान लो ये कोई एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, तो अगर यहाँ पर प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज करेगा, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या आएगा?
रिपल्शन आएगा। क्या आएगा? रिपल्शन आएगा। रिपल्शन आने की वजह से हमारा एटम क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी क्या है? अगर हम ऐसे सोचने की कोशिश करें, जैसे जैसे हमारी प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपेल करेंगे, कुछ टाइम के बाद हमारा एटम कैसा हो जाएगा? डिस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो अब ये स्टेबिलिटी एटम के अंदर आती कैसे है? तो यहां पर अगर आप एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, क्या यहां पर अगर आप एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, क्या वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो ये है, अगर आप बात करते हैं किसकी? फोर लाइटर एटम्स। अगर हम बात करते हैं किसकी? लाइटर एटम, यानी कि हल्के एटम्स की, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल कार्बन। ठीक है, कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, और 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं। तभी इसका मास नंबर कितना निकल कर आता है? हमारा 12 निकल कर आता है। जैसे कि ऑक्सीजन, इसमें 8 प्रोटॉन होते हैं और 8 ही न्यूट्रॉन होते हैं, तभी हमारा जो मास नंबर निकल कर आता है वो कितना आता है? 16 आता है। यहां तक हमें समझ में आती है। बट जैसे जैसे हम अदर फर्दर हैवियर एलिमेंट पर मूव करते हैं, हैवियर एलिमेंट जैसे कि आयरन, आयरन में 26 प्रोटॉन होते हैं। कितने प्रोटॉन होते हैं? 26। और 30 कितने होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। तभी इसका मास नंबर कितना निकल कर आता है? 56। आ रही है बात समझ में? तो होता क्या है, इनके रिपल्शन को कम कौन करता है? देखिए, जब दो प्रोटॉन के बीच में कौन एडजस्ट हो जाते हैं? वहां पर न्यूट्रॉन एडजस्ट हो जाते हैं। तो बढ़ते हुए प्रोटॉन में न्यूट्रॉन की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि उनके रिपल्सिव फोर्स को कम करने का काम करते हैं न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। इस वजह से एक न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज होने के बावजूद भी उनके बीच में रिपल्शन नहीं दिखाई देता और हमें एटम अपना स्टेबल दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि बढ़ते हुए प्रोटॉन की संख्या के साथ साथ हमारे न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा एब्रप्टली क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। एब्रप्टली क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है, जिसकी वजह से बिटवीन दी प्रोटॉन हम क्या डाल देते हैं? न्यूट्रॉन्स को एडजस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो एटम होता है वो क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। देखिए ऐसे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऐसे, अगर ये बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, तो इनके बीच में भर भर के कौन पड़ा हुआ है? इनके बीच में भर भर के हमारे कौन पड़े हुए हैं? यहाँ पर न्यूट्रॉन है। देखिए न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन है। ये क्या काम करते हैं? दे रिड्यूस रिपल्शन, ये रिपल्शन को कम करते हैं एंड प्रोवाइड स्टेबिलिटी, और एटम को क्या देते हैं? स्टेबिलिटी देते हैं। ये थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा। होपफुली स्टूडेंट इतना आपको समझ में आया होगा। देखिए कितनी, कहां से हम स्टार्ट कर रहे थे और कहां पर आ गए। ठीक है, आइए छोटी सी चीज और पढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक रहेगा आज की क्लास का हमारा, इंडिया साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन। अब हमारे इंडिया का साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन क्या है? देखिए आपकी बुक के अंदर छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है और उस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है? हमारे इंडिया के अंदर एक बाबा रिसर्च सेंटर है। इसका क्या मतलब है? बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, क्या नाम है इसका? बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क। ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पर अपन थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं? बार्क। क्या बोलते हैं? बार्क। ऐसे, बाबा एटॉमिक रिसर्च
सेंटर, जो कि कहां पर है ये आपके मुंबई के अंदर। ये क्या करते हैं, न्यूट्रॉन स्कैटरिंग के ऊपर इन्होंने काम किया हुआ है, और इन्होंने एक न्यूक्लियर रिएक्टर यहां पर प्रेजेंट है। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियर रिएक्टर। इस न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है, ध्रुव। क्या नाम है, ध्रुव। ये आपको नाम याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? ठीक है, तो जितने भी हमारे न्यूक्लियर स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आपको देखने को मिलते हैं, न्यूट्रॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, वो कहां पर आपको देखने को मिलते हैं, बार्क। बार्क जो है वो क्या है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहां पाया जाता है, मुंबई के अंदर। और यहाँ पर पूरे इंडिया का जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर है, वो कौन है, ध्रुवा, जहां पर यहाँ पर मोस्टली न्यूट्रॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। आ रही है बात समझ में, सबको क्लियर है भाई? तो हम यहाँ पे बाइंड अप कर रहे हैं, ठीक है। 1869 तक, अप टू 1869 तक हमारे कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे, 69। कितने हो चुके थे, 69 एलिमेंट। और आज के समय में हमारे कितने एलिमेंट पाए जाते हैं, 118 एलिमेंट पाए जाते हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो ये आपको लास्ट वाले पैराग्राफ में देखने को मिलेगा। ये बार्क की डेफिनेशन आपको लर्न करनी है, न्यूक्लियर रिएक्टर का नेम आपको आना चाहिए, ठीक है। और 1869 में कितने एलिमेंट थे, 69। अब कितने हैं, 118। तो हमने क्या क्या कवर कर लिया, हमने टाइप्स ऑफ मॉडल को कवर कर लिया, थॉमसन का मॉडल कवर किया, रदरफोर्ड का कवर किया, आज हमने बोहर एटॉमिक मॉडल कवर किया, और बेसिक इंफॉर्मेशन को जाना। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज जरूर दीजिए, और साथ में मुझे ये बताना कि आगे आपको किस चैप्टर के बारे में पढ़ना है। एक लेक्चर और हम इसका लेंगे ताकि इस चैप्टर को पूरा कर सके, और फिर आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको आगे ऐसे ऐसे कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, और प्लीज अपने अच्छे व्यूज कमेंट्स में जरूर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।